During the winter of his second year of college, Wordsworth would take every opportunity to frequent the college groves and tributary walks at what times of day. अब विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे कॉलेज के दिनों में जो है घूमने जाते थे ड्यूरिंग द विंटर ऑफ हिज सेकंड ईयर कॉलेज। विंटर में कॉलेज में सेकंड ईयर के दौरान वर्ड्सवर्थ जो थे वो उन्हें अवसर मिलता था कि वो कॉलेज के जो ग्रोव्स होते थे, गार्डन होते थे कॉलेज में, उसमें घूमने जाते थे। एंड ट्रिब्यूटरी वॉक्स, और टहलने जाते थे। एट वॉट टाइम, किस समय टहलने जाते थे। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, मॉर्निंग में जा रहे हैं, लंच में जा रहे हैं, नॉकटर्नल में जा रहे हैं। अब कॉलेज जो होता है सुबह लगता है। अब सुबह लगेगा, सुबह तो कोई एकदम से जा नहीं सकता भाई, पढ़ने वाला बच्चा है, सुबह तो बहुत कम ही मिलते हैं। कोई आर्मी की तैयारी करो तो बात अलग है। तो यहाँ पे किस में, नॉकटर्नल। नॉकटर्नल मीन्स क्या होता है, रात्रि समय। नॉकटर्नल एनिमल्स, पक्षी होते हैं, रात्रिचर प्राणी, तो नॉकटर्नल एनिमल्स, तो नॉकटर्नल जो वॉक्स हुआ करती थी वो उनकी नॉकटर्नल हुआ करती थी। ये जो लाइंस ली गई हैं ये इन्होंने बुक 6 से ली गई है, कैम्ब्रिज एंड द एल्प्स। कैम्ब्रिज एंड द एल्प्स। अब ये पूछा नहीं जाएगा, मैंने आपको बस एक रिकॉल कर दिया कि बुक 6 से ये लाइन ली गई। अच्छा, बुक 5 कौन सी थी प्रिल्यूड की? बुक 5, ध्यान रखना, बुक 5 जो थी वो बुक 5 ही थी, और जो बुक 6 थी वो थी कैम्ब्रिज एंड द एल्प्स। अच्छा, इस बुक में इन्होंने कई इंसिडेंट का जिक्र करा है। जो बुक 6 थी इसमें कैम्ब्रिज में का जिक्र है, और एल्प्स जो रेंज थे पहाड़ की, इसमें ये घूमने गए थे अपने एक जानकार के साथ में। कैम्ब्रिज के दिनों के दौरान में ये अपनी सिस्टर डॉरेथी को याद करते हैं। जब वो प्रकृति में डॉरेथी के साथ में घूमा करते थे तो अपनी सिस्टर को याद करते हैं। इसके साथ साथ अपने फ्रेंड कॉलेज को भी याद करते हैं, कॉलेज इनके साथ में पढ़ा करते थे, लेकिन बाद में कॉलेज को छोड़ना पड़ा था। ये कॉलेज को एड्रेस करते हैं, कॉलेज के बारे में बतलाते हैं। कॉलेज उस समय इनके साथ में नहीं थे। कॉलेज के बारे में एक जानकारी देते हैं, कॉलेज जो थे वो हमेशा डेप्थ्स में रहते थे। अभी पूछा जा सकता है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने प्रिल्यूड में कॉलेज के बारे में लिखा है कि कॉलेज जो थे एक सीरियस स्टूडेंट थे, अच्छे थे, लेकिन हमेशा डेट में रहते थे, कर्जे में रहते थे हमेशा, और इस वजह से इन्हें जो था कॉलेज, स्कूल भी छोड़ना पड़ा। जो कॉलेज था वो भी इन्हें छोड़ना पड़ा। तो कॉलेज के बारे में जानकारी देते हैं, सीरियस स्टूडेंट थे, हमेशा कर्जे में रहते थे, उधार वगैरह लेते रहते थे, और इस वजह से इन्हें कॉलेज भी छोड़ना पड़ा था। 32. How did most of the people of the Orleans feel about the French Revolution? अब यहां पे ऑर्लियंस का जिक्र है। ऑर्लियंस एक शहर है फ्रांस में। ऑर्लियंस के जो लोग जो थे वो क्या महसूस करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। विलियम वर्ड्सवर्थ ने फ्रांस में रहे थे और अपना ज्यादातर समय ऑर्लियंस में बिताया था। ऑप्शन में दिया भी जाता है कई बार एमसीक्यूज में, पेरिस में नहीं बिताया था, ऑर्लियंस में बिताया था। ऑर्लियंस के जो लोग जो थे उन्होंने दे सपोर्टेड द मोनार्की, जो राजशाही थी, किंगशिप थी, उसको फेवर करा था। ये जो जिक्र है ऑर्लियंस का और फ्रेंच रेवोल्यूशन का, ये रेजिडेंस इन फ्रांस में बुक 9 में, बुक 9, 10, 11 सेम टाइटल थे। 9, 10, 11 सेम टाइटल थे। रेजिडेंस इन फ्रांस सेकंड था, 10 बुक रेजिडेंस इन फ्रांस कंटिन्यूड, और थर्ड था रेजिडेंस इन फ्रांस कंटिन्यूड। तो 9, 10, 11 टाइटल सेम है। (33) Finish this quotation. Bliss was it in that dawn, to be alive, but to be dashed was very heaven. मैं ये पोम्स की लाइन बता चुका हूं आपको। इसमें जो है एक विलियम वर्ड्सवर्थ ने पोम लिखी थी, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। इस पोम की बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं करा चुका हूं ये पोम। ब्लिस वॉज इट। अब इसकी लाइन बीच की है तो थोड़ा हमें डीपली जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इट वॉज द मैटर ऑफ हैप्पीनेस, ये खुशी की बात थी। ब्लिस वॉज इट, इट वॉज द मैटर ऑफ हैप्पीनेस इन दैट डॉन ऑफ टू बी अलाइव। अलाइव क्या है? एक्सपीरियंस करना। ये खुशी की बात थी। डॉन यहां पे सुबह, यहां पे डॉन से मतलब है फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये खुशी की बात थी कि एक्सपीरियंस करना फ्रेंच रेवोल्यूशन को, फ्रेंच रेवोल्यूशन की सुबह को एक्सपीरियंस करना, ये खुशी की बात थी। बट टू बी, लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रहा है, लेकिन उस समय यंग होना ये अपने आप में हेवन था, एक दिव्य था। फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रहा है, स्लोगन आ रहे हैं, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, पूरे यूरोप में इन 3 स्लोगन्स का जादू चढ़ गया है, और आप यंग हो, आप इस चीज को होते हुए देख रहे हो, फ्रेंच रेवोल्यूशन को अपने सामने, ये अपने आप में एक स्वर्गीय है, हेवन है। तो ये लाइन जो है
द फ्रेंच रेवोल्यूशन से ली गई हैं। 34 इन बुक 13 Wordsworth writes, long time in school of knowledge did I range the field of human life in heart and mind. Be united. What does be united mean? अब यहाँ पे जो क्वेश्चन हो जाते हैं वो कई बार सीधे सीधे वोकैबुलरी से भी रिलेटेड हो जाते हैं। अब बाकी चीज ये है कि अगर हम लाइंस को डीपली पढ़ें तो हम आसानी से इसका मतलब निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ ने बुक 13 में कहा है, लॉन्ग टाइम इन सर्च ऑफ नॉलेज डिड आई रेंज, काफी समय तक नॉलेज की सर्च में, नॉलेज की खोज में, डिड आई रेंज, मैं घूमता था, रेंज यहाँ पे मैं घूमा करता था, नॉलेज की खोज में घूमा करता था। द फील्ड ऑफ ह्यूमन लाइफ, जो इंसानी जीवन के जो फील्ड थे, क्षेत्र था, मैं उसके नॉलेज के लिए घूमा करता था। इन हार्ट एंड माइंड, मैं हृदय को, जो इंसान का हृदय था, और माइंड उसको देखता था, उसको पढ़ता था। बी नाइटेड, अब यहां पे कहा है वो नॉलेज के लिए घूम रहे हैं और उसके इंसान के दिमाग और जो माइंड, जो हार्ट है, उसको वो खोजना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, लेकिन मैं बिनाइटेड हो जाता था। अब बिनाइटेड मीन्स क्या हो गया, क्या हो सकता है, पहले देखते हैं, यहां से देखते हैं। स्ट्रीट फास्ट, क्या मैं दृढ़ निश्चयी हो जाता था? ऐसा कुछ नहीं है कि वो रीड करेंगे, नॉलेज लेंगे, वो दृढ़ निश्चयी हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे। एनलाइटेड हो जाएंगे, क्या उन्हें दिव्य ज्ञान हो जाएगा? पोएट कोई भी हो, वो कभी भी ये नहीं कहता कि मुझे पूरी नॉलेज है। एनलाइटेड वो नहीं कहेगा, वो ये कहेगा कि मुझे नॉलेज नहीं है, मैं रीड कर रहा हूँ, इंसान को पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जितना ज्यादा पढ़ता हूँ मुझे लगता है मैं कम पढ़ रहा हूँ। ये नहीं हो सकता। चिवलरस हो जाएगा, क्या वो बहुत ज्यादा वीर हो या शूरवीर हो, ऐसा कुछ नहीं है। सराउंडेड बाय डार्कनेस, तो जब वो इंसानी दिमाग को और हार्ट को पढ़ते थे तो वो क्या हो जाता है, बिनाइटेड हो जाते थे, वो अंधकार से घिर जाते थे। बिनाइटेड मीन्स होता है मूर्ख भी होता है, जब आपको कम नॉलेज हो। तो मैं मूर्ख, अपने आप को मूर्ख की तरह मानता था कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, या फिर मैं डार्कनेस, अंधेरे से अंधेरे में घिर आता था कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35, म्यूटेबिलिटी वॉज पब्लिश्ड इन, ये पब्लिश हुई है 1821 में। अब म्यूटेबिलिटी मीन्स क्या होता है, इसका वर्ड मीनिंग को भी ध्यान रखिएगा, परिवर्तनशीलता। परिवर्तनशीलता, इस पोम में जो म्यूटेबिलिटी है, इस पोम में विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि जो परिवर्तनशीलता है, जो म्यूटेबिलिटी, ये प्रकृति का नियम है। हर चीज जो है वो डिके होती है, समय के साथ में खत्म हो जाती है। ये जो पोम थी म्यूटेबिलिटी, विलियम वर्ड्सवर्थ ने 523 सोनेट्स लिखे थे। इन सोनेट्स में दो सोनेट साइकिल थी, एक एक्लेस्टिकल सोनेट्स, एक्लेस्टिकल होता है चर्च से रिलेटेड सोनेट्स। जो एक्लेस्टिकल सोनेट्स थे, ये 132 थे। एक्लेस्टिकल सोनेट्स में ये म्यूटेबिलिटी सोनेट पब्लिश हुई थी। तो ये एक्लेस्टिकल सोनेट्स का पार्ट है। एक दूसरी साइकिल लिखी थी, वो थी डर्डन सोनेट्स, डर्डन रिवर सोनेट्स, डर्डन रिवर का नाम है। इसमें 34 सोनेट्स थे। तो एक्लेस्टिकल सोनेट्स की एक फॉर्म है, ये पूछा नहीं जाएगा, ये मैं आपको बताऊं, बस मैंने आपको रिवाइज कराया कि 523 सोनेट्स लिखे थे, जिसमें दो सोनेट साइकिल थी। म्यूटेबिलिटी, परिवर्तनशीलता जो है, वो विलियम वर्ड्सवर्थ ने पोम लिखी थी, और इसमें वो जिक्र करते हैं कि कोई भी चीज होती है वो समय के साथ में खत्म हो जाती है। इस पोम की कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। ये लाइंस म्यूटेबिलिटी की हैं। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो मैं आपको बताऊंगा, कुछ सीक्वेंस में लाइन है। अ म्यूजिकल बट मेलंकली टाइम, टाइम, टाइम मीन्स होता है चर्च बेल, टाइम मीन्स होता है चर्च बेल, मेलंकली होता है दुख, सौरो। जो बैल है उनकी जो आवाज है, चाइम, जो बैल है चाइम, उनकी जो आवाज है वो दुख भरी है और म्यूजिकल भी है, और उनके अंदर एक म्यूजिक भी हो रहा है, वो अच्छी भी है, वो दुख भरी भी है और म्यूजिकल भी, उनके अंदर संगीत भी है। विच दे हियर कैन हियर हु मेडल नॉट विथ क्राइम, दे, वे ही सुन सकते हैं, दे कैन हियर, वे ही सुन सकते हैं, हु मेडल नॉट, मेडल नॉट, जो दखल अंदाजी नहीं करते, नॉट नहीं, मेडल, जो दखल अंदाजी नहीं करते, विथ क्राइम मीन्स जो क्राइम नहीं करते। ये जो क्राइम, जो चाइम्स आवाजें हैं बैल की, दुख के और म्यूजिकल जो है, जो दुख भरी और म्यूजिकल है, ये वही आवाजें सुन सकते हैं जो क्राइम नहीं करते, वही लोग सुन सकते हैं जो क्राइम नहीं करते। नॉर एवरेस, और ना ही वो लालची है, एवरेस, ना ही वो लालची है। नॉर ओवर एंशियस केयर, और ना ही बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं, नॉर ओवर एंशियस केयर, एंशियस चिंतित, केयर, और ना ही बहुत ज्यादा चिंतित रहते। तो केवल वही लोग टाइम, आवाजों को सुन सकते हैं जो म्यूजिकल और मेलंकली है।
मेन लाइन इसकी है, आप इसको ध्यान रखो बस। ट्रुथ फेल्स नॉट, ट्रुथ सत्य, फेल्स नॉट सत्य कभी असफल नहीं होता, सत्य कभी असफल नहीं होता। तो ये लाइन जो है कौन सी फॉर्म से ली गई है? म्यूटेबिलिटी से। बट हर आउटवर्ड फॉर्म्स, जो सत्य होता है उसका जो बाहरी रूप होता है, दैट बेयर द लॉन्गेस्ट डेट, वो काफी समय तक रहता है। टू मेल्ट लाइक फ्रॉस्टी राइम, और फिर बाद में मेल्ट, डिसअपियर, मेल्ट मीन्स खत्म हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, फ्रॉस्ट की तरह, फ्रॉस्ट की तरह खत्म हो जाता है, धुंध की तरह, कोहरे की तरह खत्म हो जाता है। तो इस पोम की जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है वो है ट्रुथ फेल्स नॉट, ये पूछा जा सकता है। 36 लीच गैदरर इज ऑल्सो कॉल्ड, ये पोम बहुत लंबी है और मैं इसे पढ़ाऊंगा क्योंकि इस पोम से कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ लेक डिस्ट्रिक्ट में होते हैं एक बार, और वो देखते हैं कि एक बूढ़ा व्यक्ति जो है वो लीच गैदरर, वो लीच इकट्ठी कर रहा है। लीच क्या होता है? जॉक। अब जॉक तो हमें पता है, जॉक जो होती है खून पीने वाली। अब हो सकता है वहां पे उस लोग जो होते हैं वो उसे कुछ खाना वाना बनाते हैं उसका, तो वो लीच गैदरर है, वो जगह जगह तालाबों पर जाता है, उन तालाबों पर जाके लीच इकट्ठी कर रहा है। बिलीवर्स देखते हैं इतना बूढ़ा व्यक्ति और इस उम्र में मेहनत कर रहा है, तो उन्हें ताज्जुब होता है, उससे उनका कन्वर्सेशन होता है, और बाद में उससे उन्हें जो होता है एक तरीके से क्या मिलता है? रेजोल्यूशन मिलता है। तो इस पोम में का दूसरा नाम है रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस तो हमें पता, आजादी। रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन मिलता है। अब रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? रेजोल्यूशन का एक मतलब होता है संकल्पबद्धता, रेजोल्यूशन, और दूसरा मतलब होता है समस्या आदि का समाधान। जैसे यूएन में कोई समस्या आई, उसमें रेजोल्यूशन पास होगा, समस्या का समाधान। तो रेजोल्यूशन मीन्स होता है संकल्पबद्धता या समस्या का समाधान। तो इस लीच गैदर, लीच इकट्ठे करने वाले जो पोएम है उसका दूसरा नाम रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस भी है। 37 रथ्स अल्टरनेटिव टाइटल इज, अब रथ का जो रथ पोम का नाम है, इसका दूसरा ऑल्टरनेटिव टाइटल क्या है? अब इसका जो पोम है इसकी केवल कुछ लाइंस इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इसके बारे में बतलाऊंगा। रथ जो है जो टाइटल है ये एक लड़की के नाम पर है। ये पोम जो है 1799 में इन्होंने लिखनी शुरू करी थी। 1798 में विलियम वर्ड्सवर्थ जर्मनी गए थे अपनी सिस्टर डॉरथी और कॉलेज के साथ में। यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक पोएम लिखी थी, रथ। इस रथ में एक खासियत है, इसका दूसरा नाम है द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर। द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर, ये नहीं है, द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर। इस पोम का नाम है दूसरा द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर। ये जो पोम है विलियम वर्ड्सवर्थ में, इसमें जो नेचर है उसके दो रूप है उसको दिखलाया है। हमने क्या देखा? विलियम वर्ड्सवर्थ हमेशा प्रकृति की तारीफ करते हैं कि प्रकृति जो थी वो बहुत खूबसूरत होती है, प्रकृति कभी भी हम पे गुस्सा नहीं होती, हमें हमेशा हर तरीके की चीजें देती है। लेकिन इस पोम में विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि जो नेचर का इन्फ्लुएंस होता है वो बुरा भी हो सकता है। अब यहाँ पे एक टाइटल, एक लड़की का जिक्र करा है, रथ। ये पोम फेमिनिस्ट भी है, इसमें जो लड़की का जिक्र है और उसको फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ लाइंस हैं। इस पोम में एक लड़की है रथ, जिसकी मदर की डेथ हो जाती है, और उसके जो फादर होते हैं लड़की के, वो मैरिज कर लेते हैं। अब ये जो लड़की होती है बेचारी, ये अकेली पड़े आती है, नेग्लेक्टेड महसूस करने लगती है। यहाँ पे जब नेग्लेक्टेड महसूस करती है तो वो प्रकृति के बीच में चली आती है। प्रकृति जो आसपास की थी, प्रकृति बहुत अच्छी थी, उस प्रकृति के बीच में वो रहकर बड़ी होने शुरू होती है। और विलियम वर्ड्सवर्थ यहाँ पे एक लाइन कहते हैं, ग्रू अप टू वुमेन्स हाइट। ये जो रथ थी ग्रू अप टू, वुमेन्स हाइट। अब इसका मतलब क्या है? रथ जो थी वो बड़ी हुई, प्रकृति के बीच में बड़ी हुई, वुमेन्स हाइट तक पहुंची। अब वुमेन्स का हाइट का मतलब क्या है? कोई ये वाली हाइट की बात नहीं हो रही, छिपा हुआ मतलब इनसाइट। विलियम वर्ड्सवर्थ यहाँ पे इनसाइट जो है बारीक निगाह से देख रहे हैं। ग्रू अप टू वुमेन्स हाइट, उसका कद जो था वो एक औरत के समान हो, मतलब वो बहुत ही जो था अच्छी बनी, वुमेन का एक ऊंचा दर्जा यहाँ पे दिखाया। तो यहाँ पे हमें फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू मिल रहा है। फेमिनिस्ट में की बात होती है तो क्या होता है? और लेडीज के हक की बात होती है। रथ प्रकृति के बीच में रह रही थी, इसी बीच में एक सोलर मिलता है रथ को, और ये सोलर था, ये अमेरिका से आया था। ये सोलर ट्रॉपिकल क्लाइमेट में रहा था। ट्रॉपिकल कौन सा होता है? गर्म। जो इंग्लैंड है वहां का क्लाइमेट ठंडा है। ये सोलर था जो अमेरिका से आया था, ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट में रहा था। ट्रॉपिकल क्लाइमेट की वजह से इसकी नेचर जो थी वो थोड़ी खराब हो गई थी। ये और जो रथ है आपस में रहने लगते हैं, रथ प्यार करने लगती है इससे,
बाद में इनकी मैरिज हो जाती है। लेकिन बाद में जो ये सोल्जर था ये इसे छोड़ कर चला जाता है। यहां पे विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक वर्ड यूज करा है, फ्रेज, 3 सीजन्स। अब रथ जो है वो अकेली रह गई है और उसे 3 सीजन्स का सामना करना है। 3 सीजन से मतलब क्या है कि मीन्स वो प्रेग्नेंट है। 4 सीजन होते हैं, ऑटम, स्प्रिंग, समर और विंटर सीजन। अब तीन तीन महीने का एक सीजन मान लेते हैं तो 9 महीने, मीन्स वो प्रेग्नेंट हो गई है और 3 सीजन्स का उसे सामना करना है। रथ पागल हो जाती है, उसे असाइलम, उसे जो है पागल खाने में जाना पड़ता है, बाद में वो सही हो जाती है। तो इस पोम में विलियम वर्ड्सवर्थ ने रथ में का जो अल्टरनेटिव टाइटल है द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर, उसके जिक्र करा है कि नेचर जरूरी नहीं हमेशा अच्छा प्रभाव डाले। अगर आदमी का गलत नेचर में पालन पोषण हुआ होता है तो कई बार उसके अंदर कुरीतियां भी आ जाती हैं। और ये किसके जरिए बताया? सोलर के जरिए, जो अमेरिका से आया है और वो वहां पे ट्रॉपिकल क्लाइमेट में काफी समय तक रहा। इस पोम की कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। ये रथ पोम की लाइंस हैं, एक दो लाइंस ही इंपॉर्टेंट है। देयर केम अ यूथ फ्रॉम जॉर्जिया शोर, शोर होता है समुद्र का किनारा। एक यूथ, यहाँ पे सोल्जर की बात हो रही है, जो अमेरिकन सोल्जर है वो जॉर्जिया के किनारे से आया। जॉर्जिया अमेरिका में जगह है, समुद्री किनारे, जॉर्जिया के समुद्र के किनारे से आया। अब यहाँ पे लाइन छोड़िए, फ्रॉम इंडियन ब्लड यू डीम हिम स्प्रंग। अब जो अमेरिका के रहने वाले लोग होते हैं, जो मूल निवासी हैं, उन्हें इंडियन कहा जाता है। अमेरिका के मूल निवासी को इंडियन कहा जाता है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं फ्रॉम इंडियन ब्लड यू डीम, डीम मीन्स होता है थिंक, सोचना, सोचना। यू थिंक, तुम सोचोगे, हिम स्प्रंग, वो आया है, स्प्रंग मीन्स आया है, वो जो सोलर वो आया है फ्रॉम इंडियन ब्लड। क्या उसके अंदर इंडियन ब्लड है? जो ये सोलर आया है, तुम सोचोगे उसके अंदर इंडियन ब्लड है, अमेरिका का मूल निवासी है। इंडियन ब्लड मीन्स अमेरिका का मूल निवासी है। बट नो, लेकिन वो कहते हैं नहीं, वो अमेरिका का भी मूल निवासी नहीं है। ही स्पेक द इंग्लिश टंग, वो इंग्लिश टंग बोलता है। इसका मतलब इंग्लिश टंग बोलता है, इसका मतलब वो क्या है? अंग्रेज है। वो इंग्लैंड का रहने वाला है और वो अमेरिका गया है। अब आगे बताएंगे कैसे। एंड बोरा सोलर्स नेम, और ये जो आदमी जो आया है जॉर्जिया से और इंग्लिश टंग बोलता है, जो अंग्रेज है, ये सोलर नेम है। मींस सोलर का एक अपना नाम वगैरह जैसे पुलिस वालों का होता है, तो उसका एक जो है सोलर का टाइटल, एक सोलर रैंक भी है। एंड व्हेन अमेरिका वाज फ्री, जब अमेरिका आजाद हो गया, फ्रॉम बैटल एंड फ्रॉम जेपर्डी, बैटल लड़ाई से और जेपर्डी और खतरों से, लड़ाई से और खतरों से आजादी मिल गई। ही क्रॉस द ओशन केम, ये जो सोलर था ये ओशन को पार करके आया। इसका मतलब क्या है? ये जो सोलर है ये इंग्लैंड का ही रहने वाला है, इसने अमेरिका में लड़ाई हुई थी इंडिपेंडेंस की, उस लड़ाई में इसने हिस्सा लिया था। उस लड़ाई में ये हिस्सा लेने अमेरिका गया, वहां पर ट्रॉपिकल क्लाइमेट में रहा। उस ट्रॉपिकल क्लाइमेट में इसकी नेचर खराब हो गई, ये बुरा व्यक्ति बन गया और बाद में ये ओशन पार करके वापस इंग्लैंड में आया है। अब वापस आया तो किससे मिला? रथ से। अब बीच की लाइन सुनी, हिज जीनियस, जो इसकी जीनियस थी, जो इसके अंदर एक क्वालिटी थी, एंड इज मोरल फ्रेम, जो फ्रेम, जो इसकी बॉडी थी, मोरल नैतिकता थी, जिसकी क्वालिटी थी और नैतिकता थी, पर थस इम्पेयर्ड, इम्पेयर्ड मीन्स होता है भ्रष्ट, वो भ्रष्ट हो गई। इसके अंदर जो क्वालिटी थी वो इम्पेयर्ड, दूषित हो गई। एंड ही बिकेम, और जो सोलर था वो क्या हो गया? द स्लेव ऑफ लो डिजायर्स। ये लाइन को ध्यान रखिएगा, ये सोलर हो गया अपनी निम्न डिजायर्स, अपनी निम्न इच्छाओं का गुलाम हो गया, अपनी निम्न बुरी इच्छाओं का गुलाम हो गया। अ मैन हु विदाउट सेल्फ कंट्रोल, एक व्यक्ति जो जिसका कोई सेल्फ कंट्रोल ही ना हो, अपनी लो डिजायर्स का गुलाम हो गया और अपनी सेल्फ कंट्रोल, इस पे अपना सेल्फ कंट्रोल ही नहीं रहा। अ मैन हु विदाउट सेल्फ कंट्रोल, इसकी जो इंपॉर्टेंट लाइन है, द स्लेव ऑफ लो डिजायर्स और अ मैन हु विदाउट सेल्फ कंट्रोल, ये किस पोम से ली गई है? रथ से, द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर से। 38, व्हाट डज शैली कॉल्ड वर्ड्सवर्थ। शैली ने वर्ड्सवर्थ को क्या कहा था? देखिए, अलॉस्ट लीडर तो जो था वो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने कहा था, अ मोरल यूनक। यूनक मीन्स क्या होता है? यूनिक मीन्स वैसे हिजड़ा होता है। यहाँ पे विलियम जो शैली थे, कंटेम्प्रेरी पोएट थे, उनको क्रिटिसाइज करा था और यूनक कहा था। क्यों कहा था? जब वर्ड्सवर्थ को पोएट लॉरेट बन गए, और पोएट लॉरेट किसने बनाया था? जो गवर्नमेंट होगी उस समय गवर्नमेंट ने बनाया। उस समय टोरी गवर्नमेंट हुआ करती थी, वहां पे 2 पार्टी सिस्टम है, जैसे हमारे मल्टी पार्टी सिस्टम में कई पार्टी होती है, वहां पे विग और टोरी होती है। तो टोरी पार्टी गवर्नमेंट थी, टोरी पार्टी ने उन्हें फेवर करा कि आप जो है अब पोएट लॉरेट राज कवि बन जाओ। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है,
बीजेपी अपने जो खास लोग हैं उन्हें कई बार अवार्ड देती है, कांग्रेस अपने खास लोगों को अवार्ड देती है। तो एक लेबल लगाया, शैली ने आरोप लगाया कि ये मोरल यूनक हो गए, इन्होंने टोरी, ये टोरी बन गए। अब ये टोरी जो पार्टी है जिसके हाथ में सत्ता है उसका ये मेंबर बन गए। ये तो खैर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है टोरी। तो अब मोरल यूनक जो था वो शैली ने कहा था। लॉवेल कॉल्स वर्ड्सवर्थ अ लॉस्ट लीडर, द हिस्टोरियन ऑफ वर्ड्सवर्थ शायर, फेथलेस और इमोर्टल। अब जो जिसने कहा भाई ये हमें रटना होता है, अब यहाँ पे डायरेक्ट आंसर पे आता हूँ। लॉवेल ने क्या कहा था विलियम वर्ड्सवर्थ को? वर्ड्सवर्थ शायर, हिस्टोरियन। शायर होता है जगह, अब वर्ड्सवर्थ नाम पे रख दिया, अब जगह। वर्ड्सवर्थ ने जो था हमेशा जो लेक डिस्ट्रिक्ट थी उसके अपनी पोम्स में जगह दी है, उसके नेचर्स के। तो इन्होंने कहा वर्ड्सवर्थ शायर। वर्ड्सवर्थ शायर जो दूसरा नाम कहा गया वो लेक डिस्ट्रिक्ट के लिए कहा गया। लेक डिस्ट्रिक्ट को क्या कहा है लॉवेल ने? वर्ड्सवर्थ शायर। तो जो वर्ड्सवर्थ हैं वो हिस्टोरियन है, इतिहासकार है वर्ड्सवर्थ शायर के। हु कंसीडर्ड वर्ड्सवर्थ द थर्ड पोएट इन इंग्लिश आफ्टर शेक्सपियर एंड मिल्टन? चलिए, वर्ड्सवर्थ को किसने कहा था कि इंग्लिश पोएट हैं जो शेक्सपियर और मिल्टन के बाद में इनका नाम आता है? किसने कहा था? डायरेक्ट आंसर पे आता हूं, मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा था। विलियम वर्ड्सवर्थ का जो है तीसरे नंबर पे आता है, पहले नंबर पे शेक्सपियर और दूसरे नंबर पे मिल्टन और तीसरे नंबर पे विलियम वर्ड्सवर्थ। तो ये एग्जाम्स में पूछा गया है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरह समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में स्टूडेंट्स, गुड बाय।